जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में एक बार फिर से साल 2020 के दिल्ली दंगों का मामला गरमाया है। जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली की पुलिस ने ऐसा रुख अपनाया है जो न सिर्फ उनकी रिहाई की राह में कांटे बिछा रहा है, बल्कि पूरे मामले को एक नए मोड़ पर लेकर आया है। कल दोस्तों यानी कि 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सिर्फ सीएए और एनआरसी के खिलाफ में विरोध नहीं था। सबसे पहले इस मिथक को तोड़ना होगा, क्योंकि ये कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध और सुनियोजित दंगा था। ये बयान न सिर्फ उमर खालिद बल्कि शर्जील इमाम जैसे अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं को भी झकझोर गया। क्या दोस्तों ये सुनवाई दिल्ली पुलिस की लंबे समय से चली आ रही जांच को मजबूती देगी या फिर न्याय की प्रक्रिया में एक नया विवाद खड़ा करेगी? आइए इस ताजा अपडेट को विस्तार से समझते हैं, जहां पर पुलिस की दलीलें इतनी मजबूत हैं कि बचाव पक्ष के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल के लिए भी अब चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। इस बाबत आप लोगों की भी जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दिल्ली की पुलिस ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए एक के बाद एक ऐसी दलीलें पेश की हैं जो मामले को महज प्रदर्शन से ऊपर उठा करके राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में चित्रित करती है। ये दलीलें न सिर्फ जांच एजेंसी की गहन जांच पर आधारित है, बल्कि वो आरोपी पक्ष के हर संभावित बचाव को पहले से ही तोड़ने का एक प्रयास करती नजर आती हैं। आइए दोस्तों इन्हें विस्तार से देखते हैं, एक एक करके हम दलीलों को समझते हैं। पहली दलील थी दंगों को संप्रभुता पर हमला बताना। पुलिस का सबसे मजबूत तर्क यह है कि साल 2020 के दिल्ली के दंगे कोई सहज हिंसा या फिर अचानक भड़की आग नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर के सुप्रीम कोर्ट में जजेस से कहा कि ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ में विरोध से कहीं बढ़कर के थे। पुलिस का दावा है कि दंगाइयों ने समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की, जो राष्ट्रीय एकता को चुनौती देता है। सबूत के रूप में पुलिस ने व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयानों का हवाला दिया, जो दंगों को पहले से प्लान किए गए ऑपरेशन के रूप में पेश करता है। दोस्तों ये दलील सुनकर के कपिल सिब्बल भी भौचक्के के रह गए। कपिल सिब्बल को समझने में नहीं आया कि खालिद के डिफेंस में क्या कहें। ये दलीलें यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम की कठोर धाराओं को लागू करने का सीधे तौर पर आधार बनाती हैं, जहां पर जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है। योजनाबद्ध साजिश का पुख्ता प्रमाण मिला है, ये दूसरी दलील है। पुलिस ने साफ कहा कि दंगे पूरी तरीके से योजनाबद्ध और सुनियोजित थे। उमर खालिद पर विशेष आरोप है कि उन्होंने जेएनयू और अन्य प्लेटफॉर्म से चिंगारी को फैलाया, जो बाद में दिल्ली की सड़कों पर हिंसा का रूप ले लिया। शर्जील इमाम के मामले में पुलिस ने उनके भड़काऊ भाषणों को साजिश का हिस्सा बताया, जहां पर उन्होंने सीएए विरोध को अलगाववादी रंग दिया। आंतरिक सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने सबूतों के रूप में कॉल रिकॉर्ड्स, मीटिंग्स की डिटेल्स और फंडिंग ट्रेल्स का भी जिक्र किया, जो दोस्तों बताते हैं कि ये घटनाएं अकेली नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। पुलिस का कहना है कि अगर ऐसे मास्टरमाइंड्स को जमानत मिलती है तो फिर जांच पूरी होने से पहले ही तमाम सबूतों को नष्ट करने की हिमाकत की जा सकती है, तमाम सबूत मिटाए जा सकते हैं। जमानत की प्रक्रिया में देरी के लिए भी जिम्मेदार ठहराना एक बड़ी दलील साबित हुई। एक चौंकाने वाली दलील यह है कि कानूनी प्रक्रिया में हो रही देरी के लिए खुद आरोपी जिम्मेदार है। पुलिस ने अब पूरा ठीकरा दरअसल उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फोड़ा है। पुलिस ने कहा है कि जब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोगों के साथ में गंभीर अन्याय हो रहा, वास्तव में आरोपी पक्ष ही सुनवाई टालने के लिए ट्रिक्स अपना रहा था। ये दलील यूएपीए की धारा 43D5 के तहत जमानत पर लगी वैधानिक रोक को मजबूत करती है, जहां पर कोर्ट को सबूतों को प्रथम दृष्टया विश्वास होना चाहिए और सह आरोपियों की जमानत को नजीर न मानना, यह भी एक बड़ी दलील दी गई।
उमर खालिद ने अपनी याचिका में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा जैसे सह आरोपियों की साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा मिली जमानत का हवाला दिया गया, लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला यूएपीए की गलत व्याख्या पर आधारित था, जहां पर यह माना गया कि यूएपीए केवल भारत की रक्षा से जुड़े अपराधों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश अन्य मामलों में नजीर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह दलील सीधे यूएपीए की व्यापकता को रेखांकित करती है, जो आंतरिक सुरक्षा को भी कवर करती है। दोस्तों, ये दलीलें न सिर्फ कानूनी रूप से मजबूत है, बल्कि वो सार्वजनिक धारणा को भी प्रभावित करने वाली हैं, जहां पर दंगों को राष्ट्रीय खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है। कपिल सिब्बल जो उमर खालिद का दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बचाव कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जो लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उमर खालिद को अब जमानत पर बाहर लेकर के आया जाए, काल कोठरी से बाहर निकाला जाए। एक ऐसे वकील हैं वो जिनकी दलीलें अक्सर कोर्ट को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन इस बार यानी कि उमर खालिद के केस में दिल्ली पुलिस की तलवार इतनी तेज है कि कपिल सिब्बल के हर तर्क को चुनौती मिल रही है। सबसे पहले कपिल सिब्बल का मुख्य नैरेटिव ये रहा कि दंगे अचानक भड़की हिंसा थे, जो सीएए विरोध का हिस्सा मात्र थे, लेकिन पुलिस द्वारा इसे मिथक कहकर के खारिज करने से कपिल सिब्बल का पूरा फ्रेमवर्क हिल गया है। ये अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि सबूत प्रथम दृष्टया कमजोर हैं, जो यूएपीए के तहत लगभग नामुमकिन है। दूसरा दोस्तों, सह आरोपियों की जमानत को आधार बनाना कपिल सिब्बल की रणनीति का एक तरीके से केंद्र था। कपिल सिब्बल पुराने तमाम लोगों को जो राहत दी गई है उस पर खेलने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पुलिस का गलत व्याख्या वाला तर्क इसे अब बेअसर कर देता है। कपिल सिब्बल को अब नई कानूनी व्यवस्था पेश करनी होगी जो यूएपीए की व्यापक धाराओं को चुनौती दे, एक ऐसा काम जो वर्षों की कानूनी जंग का रूप ले सकता है। तीसरा पॉइंट, देरी के आरोप से कपिल सिब्बल का न्यायिक अन्याय वाला नैरेटिव अब दोस्तों उलट गया है। पुलिस कह रही है कि आरोपी ही खुद देरी के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे कपिल सिब्बल को आरोपी पक्ष की ईमानदारी साबित करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये दलीलें कपिल सिब्बल को रक्षात्मक मोड में धकेल रही हैं, यानी कि अभी तक कपिल सिब्बल जो अटैक मोड में दिखाई दे रहे थे, अब वो डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, जहां पर उन्हें न सिर्फ सबूतों का सामना करना है बल्कि सार्वजनिक ट्रायल का भी सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से सहमत हुआ तो कपिल सिब्बल की जमानत रणनीति महीनों पीछे धकेल सकती है। इस मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की भूमिका पर खुली आलोचना जरूरी है। दोस्तों, ये दोनों जो खुद को छात्र नेता या फिर एक्टिविस्ट कहते हैं, वास्तव में समाज को बांटने वाले प्रॉक्सी प्लेयर्स साबित हो चुके हैं। उमर खालिद ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरू हुई चिंगारी को दिल्ली की सड़कों पर फैलाया, जहां पर उसके भाषणों ने शांतिपूर्ण विरोध को हिंसक दंगे में बदल दिया। शर्जील इमाम के भड़काऊ वीडियोस जहां पर उसने काट लो भारत को जैसे नारे दिए, उसने सीधे सांप्रदायिक जहर को घोलने का काम किया। और कोर्ट में जो दिल्ली की पुलिस की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से ये तमाम दलीलें पेश की गई हैं। ये लोग लोकतांत्रिक विरोध का मुखौटा पहन करके राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाते हैं और यूएपीए के तहत चार्जशीट उनके ही सबूतों से भरी पड़ी है। ऐसी क्रांतिकारी छवि बनाने वाले युवा वास्तव में समाज के लिए खतरा हैं। वो न तो सच्चे सुधारक हैं, न ही पीड़ित हैं, बल्कि वो दरअसल जो हिंसा को वैध ठहराने की कोशिश करते हैं, ये वो लोग हैं। देश को ऐसे लीडर्स की जरूरत नहीं है जो दंगों के नाम पर राजनीतिक लाभ कमाने की कोशिश करें। ये जो आलोचना है ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इनकी रिहाई से न सिर्फ न्याय प्रभावित होगा बल्कि भविष्य के उग्रवादियों को हौसला भी मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस पूरे के पूरे मामले की जड़ की। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भड़के दंगों ने देश को हिला करके रख दिया था। ये दंगे सीएए और एनआरसी के खिलाफ में चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे, लेकिन जल्द ही हिंसा का रूप ले लिए।
53 लोगों की मौत होती है, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया जाता है और इसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे। पुलिस ने इसे बड़ी साजिश करार दिया जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन जैसे नाम शामिल हैं। यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें फंडिंग, मीटिंग्स और भड़काऊ स्पीचेस के सबूत भी मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ 100 आरोपियों को जमानत भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीमित रखा। 4 साल के बाद भी ट्रायल अधर में लटका रहा और कल की सुनवाई ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। दोस्तों, यह मामला न सिर्फ कानूनी लड़ाई है बल्कि लोकतांत्रिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव की परीक्षा भी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की भी परीक्षा एक तरीके से होनी तय है, जहां पर लोग भी ये टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि साल 2020 के फरवरी के महीने में उस ठिठुरती ठंड में जिस तरीके से दिल्ली को आग के हवाले कर दिया, जिस तरीके से तमाम आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से कई लोगों की हत्याएं कर दी गईं, सैकड़ों लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो इन दंगाइयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी किस तरीके का रुख अख्तियार करता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील तो अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इन दंगाइयों को इनके कुकर्मों की सजा मिले। इन दंगाइयों को, इन्होंने जितने भी लोगों की जानों के लिए जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग घायल हुए जिसके लिए जिम्मेदार हैं, इनकी प्रॉपर सजा इन्हें भुगतनी पड़े। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कपिल सिब्बल अपनी वकालत की योग्यता से उमर खालिद को जेल से बाहर निकलवा पाते हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम दलीलें पेश की गई हैं, जो ताकतवर दलीलें हैं, वो क्या उमर खालिद को और भी काल कोठरी में रखने के लिए एक एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट से खबर आएगी इस मामले को लेकर के मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।